डर ये है कि जिस दिन ये सूची सार्वजनिक हो गई तो इस देश के तमाम पत्रकार गलियों में जा जाके और मृत लोगों के साथ लिट्टी खाएंगे बैठ के और उसकी फोटो दिखाएंगे, जिनका नाम आज से 1.5 महीना पहले वोटर लिस्ट में था, जो आज नहीं है, उनकी सूची और साथ में कारण बता दो कि भाई किस कारण से आपका कटा है। 45 मिनट आर्ग्यू करने के बाद चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ा वो सूचना देने के लिए जो पहले दिन उनको स्वयं दे देनी चाहिए थी। इसमें क्या छुपाने की बात है? क्यों डरा हुआ है? किस बात से डरा है चुनाव आयोग? और हम तो बार बार पिछले 1.5 महीने से कह रहे हैं कि बिहार के 50% लोगों के पास ये 11 दस्तावेज नहीं है। तो जज साहिबान ने कहा कि उस व्यक्ति को अपना आधार दिखा के शामिल होने का अधिकार होना चाहिए। और उन 17 लाख लोगों से जो अपना भगोना बर्तन कढ़ाई लेके किसी छोड़ा ऊंची जगह पे जाके बैठे होंगे, उनसे चुनाव आयोग कह रहा है कि आपका कोई दावा या प्रति दावा तो नहीं है वोटर लिस्ट के बारे में। राहुल गांधी को झटका, आधार नहीं माना जाएगा, पैन नहीं माना जाएगा, फ्रंट पेज स्टोरीज है। माने गजब करते हैं लोग। कहां से पत्रकारिता सीख के आते हैं? कौन सा नया पत्रकारिता का स्कूल खुल गया है? आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। योगेंद्र यादव जी 2 दिन पहले अस्पताल से उठकर सुप्रीम कोर्ट गए और एक मैराथन सुनवाई जो एसआईआर बिहार में चल रहा है, वोटर लिस्ट रिवीजन, स्पेशल वोटर लिस्ट रिवीजन इसको चुनाव आयोग कह रहा है, उस मामले में तमाम अहम बातें रखी योगेंद्र यादव ने कोर्ट में। और नतीजा ये रहा कि इनकी कुछ बातें और दूसरे वकीलों की, सिंघवी साहब, सिब्बल साहब, पाशा जी, तमाम लोगों ने अपनी बातें रखे। कुछ जिंदा वोटर वहां ला के दिखाए कि भाई वोटरों को कहना पड़ा माय लॉर्ड मैं जिंदा हूं। तो कुछ राहत मिली है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि आपने 65 लाख जो नाम काटे हैं वोटर लिस्ट के, वो आप देने को क्यों नहीं तैयार हैं? वो नाम भी दीजिए, वेबसाइट पर बताइए, कारण भी बताइए, और जिनके नाम कटे हैं वो आधार लेकर के अगर आए तो उनका नाम जोड़िए भी। तो पहली जीत योगेंद्र जी आप लोगों को मिली है, अंतरिम राहत आप लोगों को मिली है। चुनाव आयोग, आज भी कोर्ट में हम थे, चुनाव आयोग बिल्कुल तैयार नहीं था 65 लाख लोगों के नाम देने के लिए। वो कह रहे थे हम बीएलओ के नंबर दे रहे हैं। पहले तो आपकी प्रतिक्रिया आज के निर्णय पर। शुक्रिया सौरभ भाई। देखिए, जीत हमारी नहीं है, जीत बिहार के उस अंतिम व्यक्ति की है जिसका नाम, जिसके हाथ से उसका एक अंतिम अधिकार छीना जा रहा था। आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है, लेकिन ये पहला कदम है। हमारे दर्शक इस बात को ठीक से समझ सकें, इसलिए मैं बताऊं। देखिए, ये बहुत बड़ा मुकदमा है। मुकदमे का अंतिम फैसला अभी बिल्कुल नहीं आया है, क्योंकि हमारा तो कहना मुकदमे में ये है कि ये तो पूरी चीज ही असंवैधानिक है और एसआईआर को पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए, केवल बिहार के लिए नहीं, बाकी देश के हिस्सों के लिए भी। लेकिन अभी कोर्ट ने कहा है कि अभी हम इस पर विचार नहीं कर रहे, इस पे करेंगे विचार, चर्चा करेंगे, आर्ग्यूमेंट देखेंगे, लेकिन इसका फैसला अभी हम नहीं दे रहे। अंतरिम यानी कि अंतिम निर्णय आने से पहले इंटरिम फैसला, और वो भी पूरा नहीं, अंतरिम को भी उन्होंने 2 टुकड़ों में बांट दिया है। कहा है कि पहले हम उन 65 लाख पे अटेंशन देंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है, और अगले हफ्ते शुक्रवार को उन बाकी 7 करोड़ 24 लाख की जो विसंगतियां हैं उनको देखेंगे जिनका नाम ड्राफ्ट में है, लेकिन वहां भी तमाम किस्म की दिक्कतें हैं। तो ये इंटरिम ऑर्डर पार्ट 1 है, ये हम समझें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर है, इसलिए कि पहली बात, इसने ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता के दरवाजे खोल दिए। चुनाव आयोग बजिद था, आपने तो देखा कोर्ट में। माने गजब है, इस देश का संवैधानिक संस्था जुटी हुई थी कि ना सूचना नहीं देंगे, और कुछ जिस देश में सूचना का अधिकार है उस देश की संवैधानिक संस्था अड़ी हुई थी कि ये सूचना नहीं देंगे। और जज साहिबान को कोई 45 मिनट लगे ये बात उनसे करवाने में कि भाई ये सूचना दे दो। सूचना क्या थी? सूचना केवल इतनी कि ये जो 65 लाख लोग जिनका नाम आज से 1.5 महीना पहले वोटर लिस्ट में था, जो आज नहीं है, उनकी सूची और साथ में कारण बता दो कि भाई किस कारण से आपका कटा है। चुनाव आयोग ये बिल्कुल बताना नहीं चाहता था, और उसने क्या क्या पैंतरे खेले चुनाव आयोग ने। पहला पैंतरा ये खेला कि नहीं आप चिंता ना करें जज साहब, यार ये तो हमने सूची दे दी थी, पिछले महीने दे दी थी।
और ये हमने कैसे दी थी? ये हमने बूथ लेवल एजेंट्स को पकड़ा दी थी। हर बिहार के हर गांव में हमने एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और उनको हमने हर एक के हाथ में सूची दे दी थी कि कौन मृत है कौन ये सरासर झूठ है। बिहार के जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो सब हंस रहे होंगे। क्या आप ये कह रहे हैं चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला कि उन्होंने लिस्ट दे दी है सबको नीचे? मैं पूरी गंभीरता से बोल रहा हूं, क्योंकि हमने इसके हलफनामे दिए हैं। खुद चुनाव आयोग ने जिन 10 पंचायतों के बारे में दावा किया, 10 पंचायतों के नमूने पेश किए, उन 10 पंचायतों में लोगों के हमने हलफनामे दे दिए जिन्होंने कहा मेरे गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जिन लोगों की सूची लगी है इनमें तो कोई भी बीएलए है ही नहीं, ये तो सब एक जाति के लोग इकट्ठे करके बैठा लिए हैं इन्होंने। जो चुनाव आयोग ने चुनिंदा एग्जाम्पल दिए थे वो भी खोट निकला है। खैर, पहले चुनाव आयोग ने ये कहा, फिर जब जज साहबान ने कहा कि जब आप नीचे दे रहे हैं तो ऊपर देने में क्या दिक्कत है सारी सूचना, तो चुनाव आयोग क्या कहता है, इससे राइट टू प्रिवेसी भंग हो जाएगा। अब देखिए 7 करोड़ 24 लाख लोगों की लिस्ट डालने से प्रिवेसी भंग नहीं हो रही, अब चुनाव आयोग को लोगों की प्रिवेसी का चिंता हो गई। तो जज साहब ने कहा कोई बात नहीं, ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिस व्यक्ति को आपने मृत घोषित कर दिया वो मृत है कि नहीं है, उसका भी कोई अधिकार होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भाई उस महिला को पता तो होना चाहिए कि मेरा नाम महिला को नहीं तो उसके परिवार वालों को पता होना चाहिए। ये तस्वीर हम देख रहे हैं उस महिला की जो आई थी हमारे साथ कोर्ट में। तो ये बात हुई। फिर चुनाव आयोग ने कहा अच्छा हम ऐसा करेंगे, जिला की जो वेबसाइट है उस पर दे देंगे, क्योंकि लोगों को तो जिले से मतलब होता है। मूर्खता की सीमा आप सोचिए कि चुनाव आयोग कह रहा था कि डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट को एक्सेस करना आसान होगा स्टेट वेबसाइट की बजाय। या तो किसी ने कभी कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया है तो वो था। तो फिर हमारे वकील ने कहा कि साहब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की कोई वेबसाइट है ही नहीं बिहार में, कोर्ट में दिखा दिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम बना देंगे। मैंने जो सबसे कठिन काम था वो करने को तैयार था चुनाव आयोग, और जो सबसे सरल काम था वो करने को तैयार नहीं था, यानी कि जहां बिहार के सीईओ की वेबसाइट पे पूरे बिहार की हर विधानसभा क्षेत्र की सूची लगी है, वहां हर विधानसभा की आप ये सूची भी लगा दीजिए कि किन लोगों का नाम कटा और किस कारण से कटा। तो 45 मिनट आर्ग्यू करने के बाद चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ा वो सूचना देने के लिए जो पहले दिन उनको स्वयं दे देनी चाहिए थी। इसमें क्या छुपाने की बात है, क्यों डरा हुआ है, किस बात से डरा है चुनाव आयोग इस पे? खैर, पहला तो ये हुआ बहुत बड़ा फैसला ये 65 लाख पे है केवल, लेकिन ये पारदर्शिता का रास्ता खोलता है। तो अगले हफ्ते जब बाकी 7 करोड़ 24 लाख की बात होगी, जिसमें प्रशांत भूषण ने एक सवाल पूछ दिया है। प्रशांत भूषण ने कहा है कि 7 करोड़ 24 लाख में वो कौन है जिनको नॉट रिकमेंडेड लिखा गया है, उसके आंकड़े दिए जाए, उसकी सूचना हमारे साथ की जाए सार्वजनिक। तो चुनाव आयोग अब अगले हफ्ते इसका भी नंबर आएगा, तो मतलब पेच टाइट होना शुरू हो गया है। पहली जी। ये तो पहला बड़ा फैसला है। दूसरा बड़ा फैसला आधार के बारे में, जो उससे भी ज्यादा बड़ा फैसला है, क्योंकि उस पे लंबी बहस हुई और जज साहब ने बिल्कुल अपना मन बना रखा था। याद रखिए जज साहिबान ने 10 जुलाई की पहली हियरिंग में ही कहा था कि आधार को आप कैसे शामिल नहीं करेंगे, और आज उन्होंने ज्यादा इस पे बहस नहीं होने दी और कहा कि देखिए आधार को तो शामिल किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को इतना और बिल्कुल स्पष्ट बात हुई, जिस व्यक्ति के पास कोई भी और दस्तावेज नहीं, और हम तो बार बार पिछले 1.5 महीने से कह रहे हैं कि बिहार के 50% लोगों के पास ये 11 दस्तावेज नहीं है, तो जज साहिबान ने कहा कि उस व्यक्ति को अपना आधार दिखा के शामिल होने का अधिकार होना चाहिए। ये बात तय हुई। लेकिन जो ऑर्डर है, अभी फॉर्मल ऑर्डर आना बाकी है, लेकिन ऑर्डर की भाषा में ये है कि 65 लाख लोगों में से जो लोग रह जाएंगे वो आधार दिखा सकते हैं। लेकिन मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं कि ये आदेश जिस तरह का है ये केवल 65 लाख पे रह नहीं सकता। देखिए, मोटे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कह दिया है उसका मतलब ये है कि 11 की सूची में +1 अब हो गया है, आधार 11 की सूची में जोड़ दिया गया है। हालांकि भाषा नहीं है कोर्ट की, अगला हफ्ते आएगा, लेकिन आप ये कह नहीं सकते ना कि 65 लाख पे तो आधार लागू होगा, बाकी 7.5 लाख करोड़ पे लागू नहीं होगा। ये बहुत बड़ी जीत है, और ये केवल बिहार के बारे में नहीं, ना 65 लाख के बारे में है, ना केवल बिहार के बारे में है। इसका मतलब है कि पूरे देश में जो गरीब गुरबा के डिसएनफ्रेंचाइज होने का खतरा था उस पे बहुत बड़ी लगाम लग गई है। और तीसरी बात जो आज हुई है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट इसकी नियमित मॉनिटरिंग करेगा।
अगले हफ्ते एक, और बार बार कोर्ट ने कहा हम पूरे समय आपके साथ हैं, बिल्कुल देखेंगे। अगले हफ्ते कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, जस्टिस सूर्यकांत उसमें बिजी हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं फ्राइडे आफ्टरनून आके सुनूंगा। तो अब ऐसी उम्मीद बनी है कि ये जो बिल्कुल स्वच्छंद व्यवहार था चुनाव आयोग का, और जो बिल्कुल गैर पारदर्शिता से काम कर रहा था, जो कोई सूचना देने को तैयार नहीं था और लगभग एक पार्टी की तरह काम कर रहा था, पार्टी की भाषा बोल रहा था, जो दुर्भाग्यवश आज भी कोर्ट में बोली द्विवेदी जी ने। इससे पहले के 3 दिनों में किसी व्यक्ति ने एक भी पार्टी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने लिया है। चुनाव आयोग का वकील, जब संवैधानिक जो पार्टियां थी वो किसी का नाम नहीं ले रही थी, एक व्यक्ति ने बोला मैं फला पार्टी से हूं इत्यादि, है ना, किसी ने किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में एक शब्द नहीं बोला। संवैधानिक संस्था का वकील जब बोलने लगा, उसने पार्टियों का नाम लिया, उसने नेताओं, फला पार्टी के फला नेता ने वो किया था, जब कांग्रेस का राज था, ये था वो था। संवैधानिक संस्था ऐसे काम कर रही है, तो उस पर एक मॉनिटरिंग अब लगाम लग गई है। ये बहुत बड़ा तो अंतरिम आदेश है, छोटा कदम है, लेकिन सही दिशा में बहुत बड़े परिणाम वाला कदम है। चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं तो योगेंद्र जी, जब आप परसों जिंदा लोगों को लेकर के पहुंचे थे कोर्ट में, लगभग टोटल कहें तो आप 2 लोगों को लेके आए थे, और वो महिला, इनकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपके साथ, कोर्ट में है भी वो। तो चुनाव आयोग ने आपसे कहा था कि ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने पूरी सुनवाई में काफी इंटिमिडेट करने की कोशिश की, थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश की आप लोगों पर। और जब आप बोल रहे थे, क्योंकि हम लोग सुन रहे थे उस दिन, आपसे बहुत ज्यादा समस्या थी उनको, जब आपने दिखाया कि भाई साहब ये देखिए जज साहब, ये लोग जिंदा है, इनको मरा डिक्लेयर कर दिया, तो बिल्कुल नाराज हो गए चुनाव आयोग के वकील, और उन्होंने बोला कि ये क्या नौटंकी कर रखी है, आप इनको नाम ऐड कराइए, आप यहाँ लेकर के आ गए। तो थोड़ा सा कुछ आपसे कुछ ज्यादा समस्या भी थी उस दिन चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में। चुनाव आयोग को सच से समस्या है, मैं तो सही उसका एक प्रवक्ता हूं, और क्या दिक्कत है। मगर वो तस्वीर आप दिखाइए दोबारा, वो जो जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे, क्योंकि आज द्विवेदी जी ने कहा कि ये कौन थे, किस प्रदेश से थे, हम नहीं जानते, हो सकता है दिल्ली से लेके आए हों। तो उस दिन भी हमने कहा था, लेकिन चुनाव आयोग की सुविधा के लिए मैं बता दूं, ये महिला जो कि पिंक कलर की साड़ी में है, आगे सबसे आगे दिख रही है, इनका नाम है वंशिया देवी। इनके पति प्यारे राय उनके साथ हैं, एज 68 साल की है, जिला वैशाली से है, ये राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से है। चुनाव आयोग कहता है कि पता नहीं कहाँ से आए हैं, कहाँ से उठा लाए इत्यादि। इनके साथ पीछे जो एक साथी दिखाई दे रहे हैं सफेद शर्ट में, जो थोड़ा लंबे से हैं, वो हैं हरेंद्र राय, वो भी उसी चुनाव क्षेत्र से हैं। 48 साल की उम्र है, पिताजी का नाम है नशीब राय। और एक तीसरे व्यक्ति जो इस पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहे, वो है मिंटू पासवान जी। मिंटू पासवान जी, जिनके पिताजी का नाम है उदय पासवान, 41 साल की उम्र है, वो आरा जिले से है। तो ये चुनाव आयोग मिंटू पासवान से हमने बात भी, जी हाँ, अच्छा, आपने तो उनका इंटरव्यू किया था। हाँ, तो और ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आए, पता नहीं कौन लोग हैं, हम क्या जाने। मैंने इस तरह की बातें कहना शोभा नहीं देता। चलिए, मुझे 2-4 गाली दे रहे, मुझे 4 गाली देने से अगर 65 लाख लोगों के नाम मिलने में आसानी होती है, तो 4 नहीं, मेरे को 65 गालियां तो आप दे लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। योगेंद्र जी, चुनाव आयोग ये छुपाने की कोशिश क्या कर रहा है? जैसे आपने एक बात बोली कि भाई आपने 65 लाख लोगों के नाम काटे, उन 65 लाख लोगों के नाम बताने में पब्लिक को, अगर मेरा नाम काटा, मैं एक माइग्रेंट वर्कर हूं, यहाँ काम करता हूं, अगर मुझे पता करना है कि मेरा नाम कटा है, तो मैं अपने गांव जाऊं और बीएलए को ढूंढूं, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को ढूंढूं। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को, जो सबसे आसान होनी चाहिए आम आदमी के लिए, वो इतनी जटिल बना रखी है। तो इसके जरिए चुनाव आयोग, क्या लगता है योगेंद्र जी, आप, मेरी जितनी उम्र नहीं है तब से आप इलेक्शन देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, चुनाव आयोग को देख रहे हैं, मंशा क्या है, चुनाव आयोग चाहता क्या है? सवाल ये होना चाहिए कि चुनाव आयोग को किस बात का डर है ना। ये सब कहा कि निजता लोगों की चली जाएगी, इस तरह के फूहड़ तर्कों के पीछे वास्तव में डर क्या है? 2 डर हैं। एक डर है जिसका नाम है अजीत अंजू, और दूसरा डर है जिसका नाम है राहुल गांधी। डर क्या है? डर ये है कि जिस दिन ये सूची सार्वजनिक हो गई, तो इस देश के तमाम पत्रकार गलियों में जा जाके और मृत लोगों के साथ लिट्टी खाएंगे बैठ के, और उसकी फोटो दिखाएंगे,
और हर फोटो से चुनाव आयोग का पर्दाफाश होगा, क्योंकि आपने तो कह दिया कि 22 लाख लोग मरे हुए हैं। और अगर वो बात सच है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, हमें तो मुश्किल से 4 बूथों की सूचना किसी तरह से मिल पाई थी। ये कहता है ना चुनाव आयोग कि हमने हर बीएलओ को दे दी, बेचारे 4 बीएलओ ने अपने जान का खतरा लेके दी और उनको धमकाया जा रहा था प्रशासन की तरफ से। उसी में हमें लोग मिल गए, 22 लोग मिले, 22 लोगों की पूरी सूची पूरी डिटेल के साथ हमने बताई है। और जब पूरे बिहार का होगा तो 22 नहीं साहब, 22,000 मिलेंगे। और ये चुनाव आयोग को डर है कि मृत लोगों के नाम आएंगे। और देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि ये साधारण मामला नहीं है। पहले इसमें कोई शक नहीं है कि पहले भी मृत लोगों का नाम सूची में हुआ करता था, लेकिन उसका कारण क्या होता था कि पुरानी सूची में है, रह गया, कटा नहीं नाम। लेकिन अब जो है, अब तो आपने बाकायदा सोच के चेक करके उनको मृत घोषित किया है। और चुनाव आयोग की लंबी एक प्रक्रिया है, जिस आपको इतनी जांच करनी पड़ती है किसी को मृत घोषित करने से पहले। तो जाहिर है चुनाव आयोग ने वो सब जांच कर ली होगी। उसके बाद अगर मृत लोगों के साथ सौरभ शुक्ला बैठे हुए लिट्टी खाते हुए दिख जाते हैं तो क्या होगा चुनाव आयोग की छवि का। दूसरा, राहुल गांधी से उन्हें क्या खतरा है, व्यक्ति का नहीं है, वो है डेटा एनालिटिक्स का खतरा। बार बार चुनाव आयोग ये क्यों कह रहा था कि हम जिले पे दे देंगे, ब्लॉक का, और जिले का भी जैसे ही कहा जिले में देंगे, कहा कि जिले के हर बूथ का अलग अलग दे देंगे। सूचना एग्रीगेट ना हो, इसका यानी कि आप सारी चीजों को एक एक्सेल शीट पे डाल के एक्सेल शीट का एनालिसिस ना करते। क्योंकि उस दिन मैं पहले ही कह चुका था, मैंने तो अखबारों के आधार पे कहा था कि महिलाओं के नाम ज्यादा कटे हैं, पुरुषों के नाम कम कटे हैं। ऐसा क्यों है? ये तो शुरुआत है, कल को कोई व्यक्ति दूसरी चीजें भी लेके आएगा। फला समुदाय के ज्यादा क्यों कटे हैं, फला समुदाय के कम क्यों कटे हैं, फला जगह पे इन 5 बूथों में ये क्या मामला है, यहाँ पे एक अचानक एक बूथ में 45 लोग कैसे मर गए, ये सब चीजें आएंगी। तो जैसे ही सूचना को एनालाइजेबल फॉर्म में रखा जाता है, जिसको कहते हैं मशीन रीडेबल, ये शब्द जो बार बार राहुल गांधी प्रयोग करते हैं, उसका मतलब ये है कि आपको ऐसी फाइल मिले जिसको आप बैठ के सर्च कर सके कि अच्छा बताइए इसमें 47 से 50 साल की उम्र के कितने लोग हैं। 15 सेकंड में आपको उत्तर आ जाएगा, 18,542 लोग हैं। ये सूचना न मिले, चुनाव आयोग ये चाहता था। चूंकि जैसे ही ये सूचना मिलती है भंडाफोड़ शुरू हो जाता है, और जो बेंगलोर के बारे में हुआ वही खेल अब बिहार के बारे में होगा। चुनाव आयोग नहीं चाहता था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके दरवाजे खोल दिए। हालांकि आज शाम को भी मेरी वकीलों से बात हुई, वो कह रहे थे देखना चुनाव आयोग ये कुछ ना कुछ बहाना बना के इस सूचना को रोकेगा, ये देगा तो नहीं। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक किस तरह से अपनी बात को मनवाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंशा में आज कोई संदेह नहीं था, बिल्कुल स्पष्ट था। और सौरभ भाई, महत्वपूर्ण है, आप पत्रकार हैं, पिछले 2 दिन से इस देश का मीडिया क्या खबरें छाप रहा था, आप भी वो कार्यवाही देख रहे थे, मैं भी देख रहा कि था। आधार झटका, राहुल गांधी को झटका, आधार नहीं माना जाएगा, पैन नहीं माना जाएगा, फ्रंट पेज स्टोरीज है। मैंने गजब करते हैं लोग, कहाँ से पत्रकारिता सीख के आते हैं, कौन सा नया पत्रकारिता का स्कूल खुल गया है। इन लोगों को इतना भी नहीं पता कि कोर्ट में जब बहस होती है तो जज साहिबान हमेशा जो पार्टी नहीं बोल रही होती है उसका पक्ष लेते हुए कुछ बातें सवाल पूछते हैं। ये तरीका है कोर्ट का काम करने का, इसमें कोई नई बात नहीं है। इन्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा था कि कोर्ट क्या कह रहा है। और खासतौर पे जस्टिस बागची तो जितनी बारीकी और नफासत से पूछ रहे थे, मैं समझता हूँ वो बारीकी नफासत तो ज्यादातर लोगों के समझ आने के पल्ले के बाहर की है। 2 दिन से मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि चुनाव आयोग की हर बात से सुप्रीम कोर्ट सहमत है, इत्यादि इत्यादि। तो वो भी भांडा फूटा, तो चुनाव आयोग का भी भांडा फूटा और इस देश के गोदी मीडिया का भी भांडा फूटा। 2 काम एक ही झटके में हो गए, तो बधाई। अभी भी सर ये इतना बड़ा जजमेंट है, फौरी रिलीफ है। चुनावी तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये खबर चलनी चाहिए, लेकिन वो एक पूजा पाल है, विधायक है समाजवादी पार्टी को, उनको निकाल दिया गया, तो खबर चल रही है प्रमुखता से। खैर, उनकी जिम्मेदारी है। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी की बात हुई और मैं देख रहा हूं कि तमाम लोग, एक पूरा मीडिया का तंत्र है, बीजेपी के भी लोग हैं, चुनाव आयोग भी ये कह रहा है कि राहुल गांधी ने जो बेंगलुरु में दावे किए हैं कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट बने हैं, तो शपथ पत्र लिख करके दें। आप शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे हैं? आप अगर नहीं दे सकते हैं तो आप देश से माफी मांगिए, क्योंकि आप देश को एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ भड़का रहे हैं और चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिस पर आप दबाव बना रहे हैं। राहुल गांधी पे तो ये सीधे मर दिया गया है इस बात।
पहली बार इस देश का चुनाव आयोग खेल में अंपायर नहीं है, प्लेयर बन गया है खेल का। अब आप सोचिए सौरभ भाई, आप चुनाव देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इस लोकतंत्र का कर्णधार हैं आप। आपकी जिम्मेवारी है कि वोटर लिस्ट बिल्कुल सही हो। मान लीजिए आपके पास कोई गोपनीय पर्चा एक आपके पास पैकेट भेज देता है जिसके अंदर कहा जाता है कि बेंगलोर की फला कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख वोटों का, 1 लाख छोड़ दीजिए, 10,000 वोटों का ऐसा बूथ है, और वो व्यक्ति कोई अपना नाम नहीं बताता, गुप्त रूप से भेज देता है। अगर आप लोकतंत्र के प्रति कमिटेड होंगे तो आप क्या कहेंगे? अफसर को फोन करेंगे, कहेंगे बाबू ये तो पता नहीं किसने भेजी है सूचना, बाबू चेक करो आज रात तक सही है कि नहीं है, और अगर सही है तो उन अफसरों को मेरे सामने पेश करो जिन्होंने ये किया, बाकी बाद में देख लूंगा, है ना। और ये तो देश का एक एमपी है, साधारण एमपी नहीं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो भैया संविधान की ओथ लेके ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना है। वो कह रहा है, नाम दे रहा है, आप बिना अगर वो झूठ बोल रहा है, आप उसके बारे में मानहानि का दावा कल ठोक सकते हो, किसी एफिडेविट की जरूरत नहीं है। मगर कायदे से आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए, पहले जांच करनी चाहिए, देखना चाहिए कि क्या गलती हुई है, और अगर गलती हुई है बताइए कि इस कारण से हुई है, कहिए कि हमने आगे से ऐसी गलती ना हो, इसके लिए हमने ये कदम लिए हैं, और जनता को आमंत्रित कीजिए कि आपको भी अपने इलाके के बारे में ऐसी कोई भी शिकायत हो, आप कृपया हम तक पहुंचाइए, हम जांच करेंगे। इससे विश्वास बढ़ता है। जब आप सूचना लाने वाले को धमकाना शुरू कर देते हैं तो साफ है कि आपकी नीयत ये नहीं है, आपकी नीयत नहीं है कि वोटर लिस्ट बेहतर हो, आपकी नीयत ये है कि आपके खिलाफ बोलने वाले हर व्यक्ति का मुंह बंद किया जाए। चले, राहुल गांधी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है भाई, मैंने छोटा सा ट्वीट कर दिया था ये कहते हुए कि ये देखो क्या इनकी स्थिति है, और अजीत अंजुम ने किया। चुनाव आयोग काम वाम अपना छोड़ के हमारे को फैक्ट चेक कर रहा है कि ये झूठा प्रचार कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मतलब आपका काम है ये करना। संयोग से वो बात चुनाव आयोग की छुट्टी निकली तो हमने उसको ही फैक्ट चेक कर दिया चुनाव आयोग को। लेकिन क्या ये काम है इस देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था का कि वो ये करे कि सूचना लाने वाले को मैं कैसे सजा दे सकता हूं, उनका मुंह कैसे बंद करवा सकता हूं, बजाय ये कि आप स्वागत करें, आप कहें कि चलिए आप मेरे मुंह पे थूक भी जाइए, कोई बात नहीं, आप एक सूचना लेके आए, बहुत धन्यवाद, इससे इस देश के लोगों का भला होगा। ये आपका काम बनता है। क्या काम कर रहा है इस देश का चुनाव आयोग? मुझे तो मतलब शर्म आती है, जो त्रिमूर्ति बैठी है इस वक्त, ये इतनी महान संस्था, जिस संस्था का इतना मतलब मैंने गुणगान किया इस संस्था का पूरी दुनिया के सामने, और तभी नहीं जब कांग्रेस की सरकार थी, जब बीजेपी की सरकार थी, अटल जी की भी सरकार थी, तब भी मैंने कहा था हमारा चुनाव आयोग इन सब चीजों से ऊपर है। जिसका इतना गुणगान किया है उसकी साख को मिट्टी में मिला दिया इस त्रिमूर्ति ने। आखिरी सवाल योगेंद्र जी, अब आप लोग मांग कर रहे हैं कि एसआईआर को रोक दिया जाए, कोर्ट खैर उस पर फैसला लेगा। अब एक तो ये एक लड़ाई जो कोर्ट में आप लोग लड़ रहे हैं वो लड़नी पड़ेगी, और अब आपको नाम भी मतलब आपको इन द सेंस कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप जैसे एक्टिविस्ट हैं जो लोगों को लेकर के आए वहां पर कि जिंदा लोगों को लेके आए जिनको मार दिया गया, एक जमीन पर भी बहुत तैयारी करनी है, और एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है इस समय। आधा बिहार बाढ़ की त्रासदी से जूझ रहा है। मैं शायद 1-2 दिन में जाऊंगा तो कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स करूंगा वहां से जाके, कोशिश रहेगी। तो एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है सब पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कि वो आदमी अपना घर बचाए, अपना जानवर बचाए, या अपना वोट बचाए। तो टाइमिंग भी बहुत ऐसी है चुनाव आयोग की कि बहुत मुश्किल हो गया गरीब आदमी के लिए। तो ये भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं आपको जो फेस आने वाली हैं जमीन पर बिहार में अभी। और सौरभ भाई, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये चुनाव आयोग को 100% पता था। देखिए, पंजाब में बाढ़ आ जाए, दिल्ली में आ जाए, हरियाणा में आ जाए तो अप्रत्याशित बाढ़ होती है, हम कह सकते हैं पता नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया। असम में और बिहार में बाढ़ आएगी, ये आप आंख मूंद के कह सकते हैं। किस दिन आएगी ये भी आप बता सकते हैं, किन जिलों में बाढ़ आएगी आप बता सकते हैं। बिहार में बाढ़ आना बिल्कुल वैसा है जैसे कि हरियाणा में मई के महीने में गर्मी होना। और बिहार की बाढ़ का मतलब ये नहीं होता कि भाई घर में 1 फुट पानी आ गया, सड़क पे 4 फुट पानी आ गया, जी नहीं। बिहार की बाढ़ का मतलब होता है गांव के गांव बह जाते हैं, नदी 10-10 किलोमीटर तक शिफ्ट हो जाती है। कोसी नदी तो मतलब इनफेमस है इस चीजों के लिए।
नदी अपना कोर्स चेंज कर लेती है। लाखों लोग, आज से 4 दिन पहले की रिपोर्ट है कि 17 लाख लोग अपने घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। और उन 17 लाख लोगों से जो अपना भगोना, बर्तन, कढ़ाई लेके किसी थोड़ा ऊंची जगह पे जाके बैठे होंगे, उनसे चुनाव आयोग कह रहा है कि आपका कोई दावा या प्रतिदावा तो नहीं है वोटर लिस्ट के बारे में। मैंने इस क्रूर व्यंग के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या पता नहीं था इन्हें? हर व्यक्ति जानता था कि और ये भी, और मैं पहले से आज भी बोल रहा हूँ, बिहार की बाढ़ बढ़ेगी, क्योंकि एग्जैक्टली यही महीना होता है बाढ़ के बढ़ने का। नेपाल से पानी आ रहा है, बाढ़ आएगी ही आएगी, जिले बिहार के डूबेंगे ही डूबेंगे, 3-3, 4-4 महीने डूबे रहेंगे। और यही वो समय होगा जबकि चुनाव आयोग सोच रहा है कि आप सब कुछ काम छोड़ के, बाढ़ को छोड़ के, इतने पानी के अंदर डूबे हुए, आप अपने सूखे हुए कागज जाके बीएलओ को पकड़ा देंगे, जो बीएलओ अपने 4 फुट डूबे हुए घर के अंदर आपका इंतजार कर रहा है उस सूखे कागज का। मतलब क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग? क्या पता है इन्हें कि बिहार में क्या हो रहा है? तो इसलिए देखिए, इस क्रूर व्यंग पे कुछ तो विराम लगा है, और मेरी उम्मीद है कि अगले हफ्ते थोड़ा चूड़ी और टाइट की जाएगी और पारदर्शिता के लिए रास्ता खुलेगा। और वो जो बड़ा सवाल है संवैधानिक, कि क्या ये एक्सरसाइज अपने आप में संवैधानिक है या नहीं है, उस पर खुले तरीके से बहस हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, आप हॉस्पिटल में यार आपने में वक्त दिया। उम्मीद है कि आपसे हम लोग आगे बात करेंगे और कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स करेंगे जाके बिहार में। जरूर। ढूंढते हैं, लिट्टी तो नहीं खाएंगे, कम से कम उनको जाके बताएंगे कि आपका अधिकार ये है और आपको ये कैसे करना है। कुछ सर हम लोगों ने भी होमवर्क किया है और आपने तो किया ही है, हम बता रहे हैं। ज्यादा जिनके वोट कटे हैं वो बहुत गरीब, पिछड़े और दलित भी हैं और मुस्लिम भी हैं। मतलब जो हाशिए पर लोग हैं, सबसे ज्यादा वोट उनके कटे हैं, जिन लोगों को आप सौरभ वोट भाई, में लेकर के आए। सौरभ भाई, मैंने कहा था कोर्ट के अंदर, मैंने कहा था जज साहब, ये जो सिस्टम बदल रहे हैं, पहले इस देश में सरकार की जिम्मेवारी होती थी वोट डालना, जैसे ही आप व्यक्ति की जिम्मेवारी बना देंगे, और मैंने साउथ अफ्रीका का उदाहरण दिया था, अमेरिका का उदाहरण दिया था, दुनिया के जिस जिस देश में जिम्मेवारी व्यक्ति पे डाली जाती है, हमेशा हाशिए के व्यक्ति बाहर हो जाते हैं वोटर लिस्ट से। भारत में 99% लोग वोटर लिस्ट पे हैं जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। अमेरिका में केवल 74% है। और एसआईआर एग्जैक्टली यही चेंज कर रहा है। और हम जहां जहां आप एसआईआर ले जाएंगे, जहां जहां आप ओनस शिफ्ट करेंगे साधारण व्यक्ति पर, बॉटम का 20% वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएगा। और ये होना शुरू हो गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो होना ही था, कोई संयोग नहीं है इसमें। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच। और उम्मीद है कि आप जल्द रिकवर करें और फिर शुक्रवार को कोशिश करेंगे कि कोर्ट का जब कुछ और फैसला है तो आप जुड़े। सर थैंक यू हमसे बात करने के लिए।